जलते नेपाल में फिलहाल आग बुझती नजर आ रही है। लेकिन वक्त वक्त पर इस तरह की खबरें भी आ जाती हैं कि अगर जैन जी के मुताबिक फैसले नहीं हुए, उनके मुताबिक किसी नौजवान को या किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपी गई जिसके बारे में वो चाहते हैं, तो फिर से हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। सेना ने लॉ एंड ऑर्डर संभाल लिया है, लेकिन युवाओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के बीच ये अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। प्रदर्शन और आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता अब सिर्फ महंगाई और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त ही नहीं करेगी, बल्कि नेपाल के अंदर राजनेताओं की दिशा और दशा को भी तय करेगी। नेपाल के राजनीतिक बदलाव, चीन की तरफ झुकाव और लगातार बढ़ती अस्थिरता देखने को मिली है। सवाल यही है कि युवा क्रांति की आग लंबे समय तक कितनी गहराई तक असर करने वाली है। और अब तक की अपडेट के साथ आपके सामने पेश है ये रिपोर्ट। नेपाल में जो हुआ वो किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। नेपाल की संसद से लेकर बड़े बड़े होटल समेत कई इमारतों में बर्बादी का खौफनाक मंजर है। काठमांडू से निकल रही तस्वीरें किसी भयावह त्रासदी से कम नहीं। नेपाल में सिर्फ आग की लपटें और बारूद की बू नजर आती है। सवाल है कि नेपाल में ऐसे हालात क्यों बने? आखिर आंदोलन इतना क्यों भड़का? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने के चलते युवा उग्र हुए या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? नेपाल के संकट में सबसे बड़ा नाम जो चर्चा में है वो है जैन जी। जैन जी मतलब नेपाल में 1997 से लेकर 2012 के बीच जन्मी युवा पीढ़ी। नेपाल में बेरोजगारी बढ़ने, महंगाई काबू से बाहर होने और करप्शन की वजह से युवाओं में गहरी निराशा रही। युवाओं का गुस्सा तब आसमान पे पहुंचा जब भाई भतीजावाद, नेताओं के ऐशो आराम भरी जिंदगी का सच सामने आया। नेताओं के बच्चों की विदेश यात्राएं, लग्जरी पार्टियां, महंगे ब्रांडेड सामानों की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने बैन लगाया था। युवाओं ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना और यही कदम युवाओं के गुस्से को आंदोलन में बदलने की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ गया। इसके अलावा नेपाल में बड़े घोटाले के आरोप भी सरकारों पर लगते रहे। साल 2021 54,600 करोड़ का गिरी बंधु भूमि स्वैप घोटाला, साल 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, साल 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला। इन घोटालों से युवाओं में सरकार को लेकर नाराजगी चरम पर पहुंची। नेपाल में भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली भी गंभीर समस्या बनकर सामने आई। 2019 में नेपाल में बेरोजगारी दर 10.39% रही और ये बढ़कर 2025 तक 10.71% पहुंची। महंगाई दर 2019 में नेपाल में 4.6% थी, जो 2025 में 5.2 हो गई। नेपाल में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ी। 20% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 56% हिस्सा था। ये आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतियों की वजह से समाज का एक बड़ा हिस्सा हाशिए पर गया। नेपाल की सियासत लगातार अस्थिर दौर से गुजरी। 5 साल में 3 सरकारें बदली। जुलाई 2021 शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल प्रचंड को प्रधानमंत्री का पद मिला। जुलाई 2024 केपी शर्मा ओली को कमान मिली थी। जुलाई 2024 में जब केपी ओली सत्ता में आए तो देखा गया कि उनका चीन की ओर झुकाव बढ़ा। नेपाल में ये आग इमारतों को नहीं जला रही, राजनीति के पूरे समीकरण को बदल चुकी है। नेपाल में जो कुछ हुआ ठीक वैसा कुछ सालों में भारत के पड़ोसी देशों में घट चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये भारत के पड़ोसी देशों की तस्वीरें हैं। नेपाल जो युवाओं के भारी आक्रोश का सामना कर चुका है। बांग्लादेश में भी 2024 में ऐसा ही घटनाक्रम हुआ जब युवाओं का गुस्सा भड़का और शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी। पाकिस्तान भी 2023 में ये सब देख चुका है जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया था। श्रीलंका में 2022 में ऐसा ही कुछ जनता का गुस्सा दिखा था। वहां बिजली कटौती और आसमान छूती महंगाई के बाद युवाओं का गुस्सा सड़कों पर था। म्यांमार में भी फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट हो गया और अब यहाँ सैन्य तख्ता पलट के 5 साल हो चुके हैं। नेपाल में युवाओं की क्रांति के बाद अब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं।
सेना के लॉ एंड ऑर्डर संभालने के बाद हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। नेपाल में लोगों का कहना है आम जनता गरीबी से मर रही है और नेपो किड्स लाखों रुपए के कपड़े पहन रहे हैं। फिलहाल नेपाल की सेना ने कमान संभाली है और इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।